आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 यही है आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, साफ मतलब है कुछ करने की क्या होगी, इसमें आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके जो है हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते चलेंगे, जिसमें कुछ अगर कहा जाता है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में अगर आपके पास बिल्कुल समय ना हो, ठीक है, तो एक अधिकार को आप देख कर जाइए, वो है आपका क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद है कि आपका 60 to 70% काम आपका यहाँ से चल जाएगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनके लिए टाइम ही नहीं है ना, जो चाहते हैं कि किसको, फंडामेंटल राइट्स को एट ग्लांस मतलब एक सार के रूप में देखें, उनके लिए आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ टाइम है। ठीक है, धीरे धीरे जो है हम लोग 30 सितंबर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। माहौल अभी भी पूरा गर्म है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कुछ लोग इस मामले में सो रहे होंगे अभी फॉर्म भराएगा तो हो ही नहीं पाएगा। अरे आप थोड़ी ही ये हो बीपीएससी के चेयरमैन साहब, जब जाती है चिट्ठी तो डीएम के पास सबसे पहला काम जो है वो सेंटर प्रोवाइड करना ही होता है। ठीक है, वो चाहे तो 10 दिन के भीतर सेंटर प्रोवाइड करके बीपीएससी को दे देगा। तो इस गुमराह में मत रहिए मार्केट में। अगर बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है तो 99% चांस वो 30 सितंबर को एग्जाम ले ही लेगा। ठीक है, हाँ, भले वैकेंसी अब कितना आ रहा है ये तो अब फ्रीडम और इक्वालिटी में क्या अंतर है? एक तरफ इक्वालिटी रखिए, एक तरफ क्या रखिए, फ्रीडम रखिए। अच्छा, लिबर्टी, देखिए फ्रीडम और लिबर्टी की जब बात करते हैं, फ्रीडम एक तरफ आपका ये मास कंसेप्ट है। मास कंसेप्ट समझते हैं आप, मास, और एक तरफ जो आपका लिबर्टी है ये आपका इंडिविजुअल है। जैसे आपका ये आर्टिकल 21 क्या है आपका, अगर आप देखिएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 देखिएगा ये आपका क्या है, मास कंसेप्ट पर है, जबकि आपका आर्टिकल 21 क्या है, इंडिविजुअल, वो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता में भी लिबर्टी दे रही है आपका। जैसे मान लिया जाए बड़ा गोला लिया जाए, एक वैन डायग्राम, आप लोग रीजनिंग अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली है और सभी बिल्ली चूहा है। ठीक है, जब हम पहली बार पढ़े थे रीजनिंग तो मैं समझा कि ये आखिर ऐसा पढ़वाता क्यों है। ठीक है, खासकर यही सम कैट्स आर रैट एंड सम रैट्स आर पेन। ठीक है, और फिर उसको जो है फाइंड आउट कीजिए डैश। यार ऐसा भी कोई विषय होता है, मुझे 6 महीना लग गया उसको समझने में कि आखिर इसको पढ़ाया क्यों जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चला कि आप जीएस को इस पर बखूबी ढाल सकते हो, इससे समझ में अच्छा से आता है। जैसे सबसे बड़ा गोला क्या होगा इसमें, फ्रीडम, और इसमें छोटा गोला क्या हो जाएगा, सभी लिबर्टी फ्रीडम नहीं है, बस सभी लिबर्टी इसमें क्या है, फ्रीडम है, लेकिन सभी फ्रीडम लिबर्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, सम फ्रीडम आर लिबर्टी बट ऑल फ्रीडम आर नॉट लिबर्टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिबर्टी क्या होता है, वो इंडिविजुअल कंसेप्ट है, वो किसी खास व्यक्ति को दिया जाने वाला क्या है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी करने की आजादी, जैसे आपका क्या है लिबर्टी, आपका मोबाइल कोई देख ले, आपकी लिबर्टी है, गया, डिग्निटी है। अब आपका मोबाइल अगर आपके फादर देख ले, खासकर गैलरी खोल करके, फेसबुक खोल करके, इंस्टाग्राम खोल करके, तो जरा बताइए आपकी लिबर्टी एंड डिग्निटी पर क्या हुआ कुछ। अब घर में आप छुप छुप के रहेंगे या आजाद घूमते रहेंगे, मतलब अब आपकी लिबर्टी जो है वहां पर डिमोलिश हो चुकी है। ठीक है, इसलिए जो है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, लिबर्टी को बचाए रखने के लिए, है ना। देखिए एक मामला था नागराजन का, ठीक है, उसमें जीवन के अधिकार को जीवित रहने तक ही सीमित रखा। ठीक है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार को बहुआयामी कब बनाया गया, मेनका गांधी केस में। ठीक है, बोला जीवन जीने का अधिकार में
सिर्फ जीवन जीना ही नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन विथ लिबर्टी भी क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, इसका मतलब फ्रीडम तो था ही, लिबर्टी उसमें शामिल नहीं था। और आप ठीक ठाक समझते हैं अगर फ्रीडम में लिबर्टी ना हो तो फिर उस फ्रीडम का मजा नहीं है। दाल तो खा रहे हैं लेकिन दाल में छोंका मार दिया जाए तो फिर उस दाल का टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। तो फ्रीडम में ठीक जो लिबर्टी है आपका वो बिल्कुल छोंका मारने की क्या है कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बाकी ये सब सवाल मेंस में पूछा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और क्लास के बाद बाकी सारा मतलब पूछने का ऐसा नहीं कि लग गया बैरिकेडिंग, खूब धूमधाम से पूछिए। ठीक है, लेकिन ये सब टॉपिक जो है मेंस पे थोड़ा खुलकर बात करने में अच्छा लगता है। ठीक है, आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 जो है ये बिल्कुल एक क्या है गिव एंड टेक का मामला है ना, गिव एंड टेक। जैसे आप लोग बचपन में भी किए होंगे, लड्डू ले पेड़ा ला। ठीक है, एक चीट पकड़ एक चीट ला। खैर आप तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, आप तो बिना चीट के पास किए होंगे ऐसा मेरी उम्मीद है। लेकिन जो इस कारनामे माहिर होते हैं वो अपने दोस्त को सेट कर लेते हैं कि तू आगे बैठता मैं पीछे बैठता हूं, अब दोनों मिलकर एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, है ना। आधा चीट तू ला आधा चीट मैं लाऊंगा, दोनों ही बच जाएंगे, है ना। एक चीट तू पकड़ और एक चीट, गिव एंड टेक का मामला है। ठीक मामला किसका है यहाँ पर, आर्टिकल 19 का है। एक तरफ अधिकार दे रहा है तो लगाम लगा रहा है। ठीक है, इसी लगाम को हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि हम मेंस में बखूबी पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का एक में जो है आपका वो पूरा का पूरा जो है पहले 7 अधिकार दिए गए थे और इसी में एक राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको हटा दिया गया। तो अब आर्टिकल 19 में भी 6 ही अधिकार बचा हुआ है। 6 ही क्या है आपका अधिकार बचा हुआ है जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उन पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर बात किया जाए पहला ए का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, किसकी आजादी है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे मॉम एंड डैड के गुस्से में क्या अंतर है, मॉम चिल्ला के गुस्सा जाहिर करती है, बाप आंख दिखाकर गुस्सा जाहिर। ठीक है, माँ जो बोलकर अपनी मनोभावना दर्शाती है, फादर उतना काम जो है आंख दिखा के भी, मतलब एक बात तो तय है कि साहब मैसेज पहुंचाने में मैसेज जो है बोल करके भी पहुंचाई जा सकती है और अभिव्यक्त करके भी पहुंचाई जा सकती है। इसकी क्या है, इसमें आज़ादी है। खैर मॉम डैड है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है उनके प्यार। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर देवता ही तो वही है। देवता का मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग, देवता मतलब भगवान, ये वो निर्बाध रूप से देने वाला को हम क्या बोलते हैं, देवता। इस पृथ्वी पर एक माँ ही ऐसी है, ठीक है, जो निर्बाध रूप से हर कुछ निछावर करने को क्या होती है, वो तैयार होती है। इसलिए माँ का दर्जा जो है हमारे यहाँ वो क्या है, देवता समान है। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग, इस पृथ्वी पर देवता है तो वो क्या है, माँ है। कितना भी गलती करके आ जाइए, बाप का प्यार में नहीं, वो बाहर तो कूटेगा पहले। ठीक है, अब जाके घर में बोल मत देना कि टीचर भड़का रहा है भाई आपके बारे में। मैं भड़का नहीं रहा उनको, दोनों में अंतर है। ठीक है, फादर जिंदगी भर आपसे गुस्सा, वो श्राप भी आपको दे सकते, इसलिए फादर से बच के रहना चाहिए। क्यों, फादर श्राप दे सकता है, माँ कभी श्राप नहीं दे सकती है। इसलिए पहले शब्द आता है माँ, फिर आता है शब्द बाप। पेरेंट्स बोलते हैं ना माँ बाप, कहाँ बोलते हैं बाप माँ, ठीक है, माता देन पिता। ये सब लॉजिक समझते नहीं कि आप लोग आते, देखिए आप लोग लगता है कि शब्द यूं ही बन गए, है ना। इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं हुआ है, सबके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, और ये आपका जीवन मिला है उसी लॉजिक को समझने के लिए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं आर्टिकल पढ़े आगे बढ़ जाए, ये आपका एक क्या है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। फंडामेंटल नॉलेज क्या है, आप इसके पीछे की लॉजिक को समझिए। ठीक है,
तो ये चूंकि आर्टिकल मॉम डैड पे लागू नहीं होता, ये बाकियों पे लागू होता है। मॉम डैड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पे ये आर्टिकल लागू होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? अब ऐसे बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि नेबर को सुबह से लेकर शाम तक गाली दे रहे हो आप, छत पे चढ़ गए और उसको जो है गाली दिए जा रहे हैं आप, ठीक है। दोस्त है, टीचर डांट दिया, टीचर दे रहे हैं गाली। गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में दिया करिए, बोल करके देने का नहीं है। मुझे पता है कि जहां पे 20-25 बच्चे हो वहां पे 2-4 बच्चे तो गाली हम ये मान कर चलते हैं, और होना भी चाहिए। जब तक आपका कोई क्या ना बन जाए, दुश्मन नहीं, बच्चा का दुश्मन हो सकता है क्या? तुम लोग के मनोभावना भी बताए क्या दुश्मन? टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट दुश्मन तो नहीं मानता। हाँ, कुछ होते हैं इस टाइप के, कुछ होते हैं उस टाइप का, बाहर देख लेंगे तो नहीं, इज्जत उतार दिया। क्या सोचो ना, कितना बेवकूफी वाली बात है कि साधु और विद्यार्थी, अगर ये दो इंसान अगर अपनी इज्जत को सोच ले, क्या वो कभी विकास कर पाएगा? साधु ये सोच ले कि मेरी भीख मांगने में मेरी इज्जत चली जाएगी, क्या वो जिंदगी भर आपको नहीं लगता है कि भूखा ही मर जाएगा? और विद्यार्थी अगर वो ये सोच ले कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मतलब, और समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है कि इज्जत है भी नहीं। जो चीज है नहीं उसका जाने का गुमान है, ठीक है। आपके पास एक कलम तक, मतलब आपको एक कलम तक खरीदने की अभी क्षमता हो नहीं पाई है। आप अभी मॉम डैड के पैसे पे जी रहे हैं, और बावजूद इसके कहते कि हमारे पास क्या है, लिबर्टी एंड व्हाट, डिग्निटी। नहीं, उसको खोने की चिंता है। बाकी आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर कहा गया बोलने की आजादी है, अभिव्यक्त करने की क्या है, आजादी है। तो अगर इसे असीमित कर दिया जाए तो साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। आप पड़ोसी को गाली देते ही रहेंगे तो उसके पास भी मतलब क्या, सुनने की एक क्षमता है, ठीक है। अगर वो क्षमता से ऊपर चला गया तो आप पर हमला भी, ये हमला सिर्फ 2 ही घर में होगा, या इसे असीमित कर दिया जाए तो पूरे भारत में एक साथ ऐसी हमला होगा ना। इसका मतलब पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा या जाएगा? अच्छा, तो भारत का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो भारत की इंटीग्रिटी है या समाप्त हो जाएगी? तो भारत का लॉ एंड ऑर्डर इंटीग्रिटी समाप्त हो जाए ये अच्छी बात है, या ये दोनों बचा रहे ये अच्छी बात है? इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। मतलब दोहा नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा कहा गया आपके बोलने में क्या है, इतना ही आजादी है जिससे किसी की लिबर्टी एंड डिग्निटी समाप्त ना हो, और इसे भारत का लॉ एंड ऑर्डर भी क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। जिसमें जो है फ्री रखा गया है किसको, प्रेस को, फ्री तो है। अच्छा, साथ साथ एक बात यह भी है कि जानेगा इंडिया तभी तो बोलेगा इंडिया, है ना। हम सही तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन सही होगा तभी तो, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल 19 का यह अधिकार तभी सक्षम हो पाएगा ज्यादा जब हमें जानने की क्या होगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है, जानने का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जानने के अधिकार को हम अभी किससे रिलेट करके देखते हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन को किसके साथ रखकर देखना चाहिए, आर्टिकल 19 के ए का ए, ठीक है, जिसमें क्या शामिल है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जानेगा इंडिया तभी बोलेगा इंडिया, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहां पे लिख ही डालो, या सूचना का अधिकार। बी है जी, बिल्कुल, लेकिन लाइन को समझिए ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन रिलेट टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ए, ठीक है।
लेकिन अभी भी इसे पार्लियामेंट से अमेंड करके इसके ऐड किया गया नहीं है। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार तो देगा, लेकिन इससे समस्या किसकी बढ़ने वाली है? गवर्नमेंट की, है ना। इसे सूचना का अधिकार का अगर मतलब इसे हम अनलिमिट कर दिया जाए तो सरकार की काम करने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी ना। उसका मैक्सिमम फोकस फिर कहां हो जाएगा? इंफॉर्मेशन देने पर, ठीक है। तो सरकार की काम करने की क्षमता पर असर भी ना पड़े, इसलिए जो है दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार में शामिल हम नहीं किए हैं। अब है 19 का 1 का बी, कहता है इसमें सम्मेलन बुलाने का क्या है? अधिकार है। टू असेंबल, टू असेंबल विथ आर्म्स या विदाउट आर्म्स, हथियार रहित या हथियार सहित, हथियार आपस में डिस्कस नहीं, ये हिंदी का ताना वाना है, रहित और सहित। हम पहले बहुत दिन तक मतलब इसका जो हिंदी यही समझे कि हथियार के साथ, है ना। हम ये समझते यार इंग्लिश में लिखा विदाउट आर्म्स और हिंदी वाले लिखते हैं हथियार के साथ, ठीक है। बहुत दिन तक कंफ्यूज है। मालूम चला कि हिंदी के प्रकांड विद्वान ने बताया कि रहित का मतलब ना रहना, ओ ठीक है। तब जाके लगा कि नहीं नहीं, मामला जो है हिंदी माध्यम में सही है, बस समझने का क्या है, फेर है, ठीक है। तो असेंबल होने का क्या है? सम्मेलन बुलाने का क्या है? अधिकार है, लेकिन झोला में बम गोला बारूद नहीं होना चाहिए। क्यों? जहां पर 10 लोग सम्मिलित होंगे वहां पर एक दूसरे का विचार नहीं भी मिल सकता है, और जब विचार नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन में पैसेंस का लेवल कितना ज्यादा है ये सरकार को, मतलब गवर्नमेंट के पास इसका आंकड़ा तो नहीं है। अगर वो पैसेंस का लेवल पार कर जाए तो हो सकता है झोला में लाया गया गोला बम बारूद है वो चलाया जा सकता है ना। तो इससे बचने के लिए जो है टू असेंबल विदाउट आर्म्स लिखा गया। सी में क्या है? संघ बनाए, मतलब क्या? टू फॉर्म यूनियन, टू फॉर्म यूनियन मतलब संघ बनाने की क्या है? आजादी है। अच्छा बताओ, कैसा संघ बनाना चाहिए? क्या ऐसा संघ बना दे क्या कि आज भारत के राष्ट्रपति को मार देना है? हैं? मतलब क्या? संघ बनाने में यह अधिकार शामिल है कि साहब सरकार के खिलाफ, है ना, हम हड़ताल करते हैं साहब, दिखता तो सरकार के खिलाफ है लेकिन हम उसमें मांग करते हैं, हम अपनी मांग रखते हैं। ये नहीं कहते हैं कि नीतीश तुमको आज मिटा देंगे, अधिकार लाओ नहीं तो तुमको आज मिटाकर यहां से उठाकर फेंक देंगे। हम साहब बोलते हैं क्या? हम उसमें क्या बोलते हैं? वी वांट जस्टिस, वी वांट डैश, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते हैं व्हाट कि आज तुम्हारा दिन आखिरी है, ठीक है। तो टू फॉर्म यूनियन, लेकिन साहब नॉट अगेंस्ट टू गवर्नमेंट एंड द लिबर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद और क्या अधिकार है? नंबर डी में क्या है अधिकार? मूव फ्रीली, है ना, मतलब भारत में अबाध रूप से घूमने की क्या है? अबाध रूप से घूमने की आजादी। अबाध का मतलब क्या? बिना बाधा, टू मूव फ्रीली इन एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। भारत के किसी भी भाग में आप फ्रीली घूम सकते हैं। इस पर लगाम क्या है? मतलब घूमने की आजादी में ऐसा ना हो जाए कि हम गेट खोले किसी का घुस गए, बोले व्हाट नॉनसेंस, बोले मेरे पास राइट्स है। अगर ऐसा राइट्स अगर आप दिखाते हैं तो साहब आप कूटे जाएंगे बाहर, ठीक है। तो घूमने की आजादी, घूम तो सकते हैं लेकिन जहां पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया वहां पर आप घूम नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्लाइट में बैठ गए,
तो बैठ तो नहीं पाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे इजीली रीच कहां पर? ट्रेन में है, ठीक है। ट्रेन में बैठ गए, आया टिकट चेक करने वाला, और उसको आप आर्टिकल 19 दिखा रहे हैं कि घूमने की आजादी है, तो साहब वो बोलेगा आपको बसने की भी आजादी है। कहाँ? जेल में, ठीक है। तो हाँ, तो घूम तो सकते हैं, लेकिन जिसका क्या है, आपको पे करना पड़ेगा। नो एंट्री का बोर्ड है, वहां पर आप नहीं घूम सकते। अंडमान निकोबार में एक ऐसा जगह है, कौन सा आइलैंड? सेंटिलीज आइलैंड, है ना। वहां पर घूमने वाले की गाड़ी एक ही साथ जाती है, फिर वापस नहीं आती है। तो जाएगी तो वापस नहीं आएगी, मतलब 1 बाई 1 करके जो है, 1 बाई 1 करके आप घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी पर एक जो है अमेरिका का कोई पत्रकार था, वो जिद में आ गया, बोला कि यहाँ के लोगों को मैं ईसाई बनाऊंगा, ईसाई, ठीक है। भारत सरकार बहुत उसको तो रोका कि भाई ये आदमखोर है, ये आदमी को खा जाते हैं, ठीक है। वो नहीं माना। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसका खोपड़ी उपड़ी मिला, बाद में डीएनए चेक किया गया तो उसी बंधु का मिला, जो बंधु जो है उसको चले थे क्या बनाने? ईसाई बनाने। तो वहां पर बोर्ड लगी है, वहां पर आप ये नहीं कि खोले गाड़ी या गेट और पूरा घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप पूरे भारत में घूमेंगे तो साहब बसने का इच्छा तो होगा ही होगा, टू सेटल इन एनीवेयर इन इंडिया, बट फिर वही बात है, नॉट इन ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में आप बस नहीं सकते। ट्राइबल जैसे मान लिया जाए, अभी भी नॉर्थ ईस्ट का कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते, उस जमीन पर अधिकार किसका है? ट्राइबल का है। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अब तो उसे यूटी बना लिया गया है और इससे वह पार कर दिया गया। लेकिन अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में उसी ट्राइब्स का क्या है? राइट्स है उस जमीन पर, तो आप जमीन वहां भी खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, रहिए रेंट पर, रेंट पर आप रह सकते हैं। रेंट पर रहने को बसना नहीं कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, भारत में कहीं भी क्या है? बसने की आजादी, ठीक है। चूंकि एफ में क्या था, वो तो हट गया, तो अब इसमें क्या लिखा जाएगा? जी, ठीक है। अब किताब लिखा मतलब लिख मारते हैं ना, लेकिन साहब जी को रिप्लेस, जी तो कहाँ था? वहीं पर था, एफ को वहां से डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो जी में क्या है आपका? जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी व्यापार को क्या कर सकते हैं? जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार चुनने की क्या है? आजादी। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? जिस पर राज प्रतिबंध लगा दिया, जैसे बिहार में दारू, इसको लेकर कितना मीम्स बन रहा है यार, कि दारू जैसे लग रहा हो ये भगवान हो, दिखता तो कहीं नहीं है ना, लेकिन जब चाहो तब क्या है, जब याद करो तब आपके सामने प्रकट। मुझे तो लगता है ये जो है, जो रील्स बनाते हैं या जो शब्द गढ़ते हैं, हमें लगता है कि मतलब इन लोग का माइंड देखा जाए तो साइंटिस्ट से भी क्या है, जो कहाँ से खोद निकाल लेता है, ठीक है। और इतनी पास्ट की बातें को जोर करके जो है वो आगे बढ़ाता है। तो साहब ऐसा नहीं कि रोड पर गए और गांजा हीरोइन बेचने लग जाइए रोड पर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टेट जिस व्यापार को प्रतिबंध लगा चुका है, उस व्यापार को आप चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में कितने अधिकार हैं? पहले कितना था? 7, आज कितना है? पहला क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है। उसके बाद क्या? टू फॉर्म यूनियन नॉट अगेंस्ट टू स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका? टू मूव फ्रीली इन एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी भाग में आप बिल्कुल घूम सकते हैं। उसके बाद क्या है? टू सेटल इन इंडिया
एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद और क्या है, व्यापार को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 का संबंध किससे भी है, आर्टिकल 19 का संबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से भी है। एक लाइन इसमें ऐड कीजिएगा कि यह अधिकार वैसा अधिकार है जो इमरजेंसी के केस में क्या होता है, सेल्फ डिजॉल्व हो जाता है। तो चाहो तो नोट में लिख सकते हो, नीचे नोट में करके, इन द केस ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 19 सेल्फ डिजॉल्व, ठीक है। आपातकाल के दौरान यह अधिकार क्या हो जाती है, स्वतः निलंबित। इन द केस ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 19 विल बी सेल्फ डिजॉल्व, ठीक है। चलिए हम लोग आगे। हम 20 लिख रहे हैं तो आप भी सिर्फ 20 मत लिखिएगा। आर्टिकल 20 में कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं, ठीक है। पहली बात वो कहता है ये आपको भूतलक्षी लॉ से बचाता है। भूतलक्षी लॉ का मतलब क्या समझते हैं आप, देखो, in the sense of implementation of law are divided into 2 parts, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने के संदर्भ में हम लॉ को 2 भाग में बांट कर देखते हैं। एक है आपका रेट्रोस्पेक्टिव और एक है आपका प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इन द सेंस ऑफ या इन द केस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड सेकेंड इज व्हाट, प्रोस्पेक्टिव। मतलब लागू करने के संदर्भ में हम किसी भी नियम को 2 रूप में देखते हैं। एक है आपका क्या, रेट्रोस्पेक्टिव, और एक है आपका क्या, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। मतलब कोई भी जब लॉ होता है, या तो वह लॉ जिस दिन से वह राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, वह लॉ उस दिन से कार्य करता है, ठीक है। उस दिन या उस दिन के आगे की तिथि से वो काम करता है। तो वह लॉ जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के दिन से या उसके आगे की तिथि से लागू होता है, तो वैसे लॉ को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं, ठीक है। और वह लॉ जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पहले की तारीख से ही लागू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं, है ना। तो आर्टिकल 20 जो है कैसे लॉ से बचाता है हमें, वह रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से बचाता है। इसका फायदा क्या है, देखिए, मान लिया जाए कि आज आपने कोई कृत्य करा है, ठीक है। आज कौन सा डेट हो गया, 27 है। 27 तारीख को हमारे कानून में लिखा है कि जो पॉकेट चोरी करेगा, जो पॉकेट मारेगा, उसको जो है 10 साल की सजा है, ठीक है। आज आपने ये कांड कर दिया कि आपने किसी का जो है पॉकेट मार लिया, ठीक है, पॉकेट। अब आगे चल करके देखा गया कि यार ये 28 तारीख को ही पॉकेट मारा गया, मतलब ये बारंबारता बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो 30 अगस्त को लॉ बना कि जो पॉकेट मारेगा उसे फांसी की सजा मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट। ऐसा होगा नहीं, बस एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। एक बात मुझे बताइए कि 27 तारीख को जो पकड़ा गया था, ठीक है, उसे 10 साल की सजा होगी आगे चल करके, या कैपिटल पनिशमेंट 10 साल की सजा। भले ये कानून आज बन गया, लागू हो गया है,
लेकिन घटना की तिथि देखी जाएगी, घटना की तिथि देखी जाएगी और उस दिन उस घटना के लिए जो है कौन सा पनिशमेंट है इसे देखा जाएगा, उसी के बेस पर जो है वह उसको पनिशमेंट दिया जा सकेगा। अगर कोई कानून बैक डेट से आ जाए तो यह बैक डेट इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 कैसे लॉ से बचाता है आपको, तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से बचाता है, मतलब भूत लक्षी कानून से क्या करता है, यह बचाता है। क्योंकि आर्टिकल 20 का लैंग्वेज ही क्या है, अपराध के संदर्भ में संरक्षण, यही तो है। अगर आप देखिएगा आर्टिकल 20 का स्टेटमेंट क्या है, अपराधों के संदर्भ में। आप कभी बैठकर सोचते ही नहीं, आप आर्टिकल का क्लॉज याद करते हैं, आप उसका लैंग्वेज पढ़िए और उसका क्लॉज में क्या होगा आप ठीक ठाक आकलन लगा सकते हैं, ठीक है। अपराध के संदर्भ में तो साहब पहला केस तो यही बन सकता है ना, अपराध के संदर्भ में वर्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट इक्वल टू बाय द लॉ, और लॉ होते हैं कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, प्रोस्पेक्टिव एवं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो साहब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से क्या करती है, वो बचाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा क्या है, दोहरी दंड से बचाता है। दोहरे दंड से क्या करता है, डबल जियोपार्डी से क्या कर प्रोटेक्ट करता है। यहां पर देखिए दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। एक केस समझिए, राजीव गांधी हत्या केस, आप सुने होंगे राजीव गांधी के हत्या केस में साहब फांसी की सजा मिलने वाली थी, बाद में उसे माफ कर दिया गया। मालूम क्यों, जब तक उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलता तब तक वह 20 साल की सजा काट चुका था, 20 साल वो जेल में था, ठीक है। तो जैसे ही साहब 20 साल बाद जब जजमेंट आई किसकी, कैपिटल पनिशमेंट का, तो वकील उसका क्या था, बहुत तेज रहा था कि बोला भाई आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 तो कहता है कि डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा, फिर ऐसा क्यों, कैपिटल पनिशमेंट भी अपने आप में क्या है, अरे बाबा पनिशमेंट हुआ ना, पनिशमेंट 2 रूप में हो सकता है, एक है आपका जेल और एक है आपका कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। बोला भाई आज जो इसको कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो ये तो भोगेगा ही भोगेगा, और यह व्यक्ति पिछले 20 साल से क्या कर रहा है, वह पनिशमेंट ही तो झेल रहा है। और हमारे कानून में, हमारी संविधान में लिखा गया है कि दोहरे दंड से क्या करता है, आर्टिकल 20 बचाता है। इसका मतलब है कि साहब यहाँ पर संविधान क्या हो रहा है, फेल, यहाँ भावना से ज्यादा संविधान की बात चलेगी। और फिर उसके बाद जो है उसका अपराधी क्या हुआ, मुस्कुराया, मरने से बचा, ठीक है। सोचिए जिसका मृत्यु, जो हर दिन अपने मृत्यु को देख रहा हो, उसको अचानक मालूम चले कि आर्टिकल 20 ने मुझे बचा लिया, उसको आर्टिकल 20 को लेकर कितना जो है हमदर्दी फैल जाएगा, नहीं। इसलिए कानून वकीलवन से बहुत तेज है, हो हैं ऐसा। देखिए हमारा देश भावनाओं से नहीं चलता है साहब, ठीक है। हमारे यहाँ जो जितने भी फांसी पड़े हैं, ऐसा नहीं कि उनको लात जूता घूंसा डेली मारा गया, उनको बहुत ही उनकी लिबर्टी का भी ध्यान रखा जाता है, खासकर मरने से पहले तक। चाय कॉफी है ना, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। हीनियस क्राइम है तो साहब फिर आपने यहाँ पर क्यों लिख रखा है, यहाँ पर मेंशन करते ना, हीनियस क्राइम में यह कानून फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज का ही तो फायदा उठाया जाता है, ठीक है। भावुक बिल्कुल नहीं होना है। अब ये सब भावुकता रहेगा तभी जाकर समस्या आती है। जज इतना भावुक नहीं रहता है, ठीक है। जज जो है इतना भावुक नहीं होता है साहब, वो लॉ देखता है, लॉ के आधार पर जजमेंट पेश करता है, सामने वाला कुछ भी करे उससे कोई मतलब उसको है नहीं, ठीक है। तो दोहरे दंड से क्या करता है, वह बचाता है,
ठीक है। अच्छा बताओ, एक केस है, एक केस समझो। मान लिया जाए आप ऑफिस में घूस लेते पकड़े गए, ठीक है, आपको जेल भेज दिया गया, साथ ही साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। यहां पर दोहरा दंड हुआ या नहीं? ठीक है, ये सब मेंस का टॉपिक है, यहां पर अभी इतना डीप में मत जाइए। हाँ, थोड़ा सा लिंक तो मतलब क्या है, होना चाहिए ना, बार बार आप इसको आप ढूंढेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका उत्तर फिर आगे खुद मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, अपने विरुद्ध गवाही से क्या करना, अपने विरुद्ध गवाही से क्या, संरक्षण। कुछ लोग राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं पुलिस के सामने। साहब, पुलिस के सामने राजा हरिश्चंद्र नहीं बनना है। पुलिस जब कहे कि तुमने चोरी किया, बोला यस मैंने किया, साथ साथ पॉकेट भी मैंने मार लिया, ठीक है, वहां अगर वो रिमांड पर लिया है तो रिमांड पर आपकी दिल की बात सुनने नहीं आया, वो अपनी दिल की बात मनवाने आया वो, ठीक है। अगर आप नहीं बोलेंगे आपका नाखून सब खा नोचने लेगा वो, ठीक है। तो खुद को जो है बचाने के लिए आर्टिकल 20 पढ़ा कीजिए। आर्टिकल 20 में क्या है, खुद की गवाही से बचाता है। अब बोलोगे सर लीक तो अगर मैं उसकी बात स्वीकार कर लिया फिर तो हम उसके अनुसार दोषी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बस कोर्ट में आपको एक ही लाइन कहना होता है, माय लॉर्ड। जज को बोलते हैं ना माय लॉर्ड, ठीक है, माय लॉर्ड। इसमें जो भी बातें कहा जा रहा है वो बातें मेरे दिल की बात नहीं है, इनके पिस्टल की बात है, ठीक है। फिर जा करके जो है उनकी सारी लिखी गई चार्जशीट जो उसको फाड़ी जाती है, फिर आपका 164 का बयान दर्ज किया जाता है और 164 का जो बयान होता है वह या तो डीएम या डीएम के समकक्ष कोई अधिकारी जैसे एसडीएम या एडीएम वो आपसे बड़े प्यार से जो है पूछते रहते हैं और उन्हीं का बात जो है वैल्यूएबल होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी जो है रिमांड पर जाइए तो मौका ना मिले कभी जाने का लेकिन कभी जाने को मौका मिले तो राजा हरिश्चंद्र पुलिस के सामने नहीं बनना है, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जज के सामने बना जाता है। और आपको तो पता ही है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कितना टकराहट है। जज किसी भी डीएम को देखना नहीं चाहता है, वो मतलब डीएम को देखते ही उसको लगता है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि जज का पावर कहाँ तक है, कोर्ट के भीतर, कोर्ट के बाहर तो उसका प्रोटेक्शन भी कार्यपालिका ही दे रहा है, ठीक है। उसे लगता है यार मैं इतना पढ़ के आया बंदा और ये जो है डीएम इसके पास 16 बॉडीगार्ड आगे पीछे घूम रहा है, उसको देखा नहीं जाता है, किसको, जज को। आप देखिए अक्सर जब दोनों की बातें होती है बहुत तलखियां उठती है ना। तलखियां यहां तक उठ गई थी जो बिहार का डीजीपी और पटना हाई कोर्ट का जज, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जज पूछ रहे हैं बिहार के डीजीपी से मिस्टर व्हाट्स योर गुड नेम। नाम नहीं पूछ रहा, वो इज्जत उतार रहा है डीजीपी का, मतलब उसका नाम जो है जज नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। मतलब मिस्टर व्हाट्स योर गुड नेम, किसी भी डीजीपी के लिए इससे बड़ा इज्जत नहीं जज। और सोचो ना डीजीपी पूरे बिहार का एक, ठीक है, बिहार का पूरा पुलिस महकमा जो है उसके अंडर काम कर रहा है, उससे उसका नाम पूछा जा रहा है कहां पर, पटना हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है। और एक रोहतास का डीएम, तो वो वीडियो तो पूरा हो गया वायरल, ठीक है, जो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। तो ये सब जज की क्या होती है, ऐसा खुन्नस, वो उसको पता है कोर्ट में ही खुन्नस हम बाहर नहीं निकाल सकते। एक बार घटना घट गई थी पूर्णिया में, किसी एसडीएम पर गुस्सा जाहिर कर दिया, वो एसडीएम बाहर कुटवा दिया किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। हाँ, उसका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, ठीक है। ऐसी घटनाएं घटते रहती है, ठीक है। तो पुलिस की बात जो है जज सुनना भी नहीं चाहता है और जब आप ये बोल जाते हैं तो 164 का बयान आपका दर्ज हो जाता है। तो आपको ये क्या है, आपका अपने विरुद्ध गवाही से जो है आपको प्रोटेक्ट करता है कौन, आर्टिकल 20। इसकी सबसे ज्यादा जो है कमी खली थी किसको पता है आपको, जनता पार्टी की सरकार को, ठीक है। और जब सरकार में कौन थे, इंदिरा गांधी,
आपको पता होगा कि यह जो आपका अधिकार है आर्टिकल 20 और 21, हम कहते हैं आर्टिकल 20 और 21 नेवर डिजॉल्व, है ना। 20 और 21 का कभी जो है मतलब क्या समाप्त नहीं कर सकते, मतलब निलंबित हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। लेकिन कब से? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका मतलब इससे पहले धूमधाम से किया जा सकता था, हाँ या ना? 1978 से पहले धूमधाम से हम निलंबित कर सकते थे, नहीं किया गया। किसके द्वारा? मिसेज इंदिरा। अरे देखो, नाम लेना उचित नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा पूरे विपक्ष को कहां पर रखा गया? जेल में। और जेल में रखने के साथ इमरजेंसी लगाया, लगते ही क्या हो गया? 20 और 21 का निलंबन। जब 20 और 21 है ही नहीं तो आपको 20 प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं। और जब 20 प्रोटेक्ट जब करने वाला ही नहीं है तो साहब ये सारी घटनाएं जो अभी आपके साइड दिख रहा है, ये सारी घटना आपके अगेंस्ट दिखने लग जाएगा। कितना साहब उस पर केस थोपा गया। और चूंकि लिबर्टी कहां पर है? 21 में, तो भारदम कुटवाया भी गया जेल में। उसी समय जो है विपक्ष को लगा कि काश ये 20 और 21 की वजह से ही यह सरकार जो है मुझ पर इतना आरोप लगाया भी और भारदम कुटवाया भी। काश ये आर्टिकल कभी डिजॉल्व होता ही नहीं तो लोकतंत्र क्या होता? मजबूत होता। क्यों? विपक्ष मजबूत तो लोकतंत्र मजबूत होता। और आपको जैसा कि पता है, होनी को कुछ और ही क्या था? मंजूर था। जनता पार्टी की सरकार बनी और 44वां क्या हो गया? संशोधन। और संशोधन में साहब कहा जाता, पहला काम उन्होंने यही किया कि 20 और 21 को क्या किया गया? यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखवाया गया कि 20 और 21 का किसी भी कंडीशन में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। और वहीं से एक सवाल आने लग गया कि वह कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में स्वतः निलंबित हो जाती है? तो आर्टिकल 19 जो कभी नहीं होती है, 20 और 21। तो आ जाइए अब 21 पे। थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स टाइम लेता है, घबराइएगा नहीं आप लोग। इक्कीस का ए मतलब क्लॉज ये बाद में जोड़ा गया, हाँ या ना? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अमेंडमेंट भी पढ़ रहे होंगे। पहली बात 21 का स्टेटमेंट पढ़िए। आप क्या पढ़ते हैं इसमें? राइट टू लाइफ, ठीक है। कहा गया, इसमें लिखा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आपका क्या है? राइट टू लाइफ को डेप्रिव्ड किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। आप पढ़ते इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि आप यह समझने का प्रयास नहीं करते जो लिखा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसका मतलब क्या है, ठीक है। जरा बात समझिए। जुडिकल एक्टिविज्म हमारे देश में क्या है? जुडिकल एक्टिविज्म। जुडिकल एक्टिविज्म का मतलब क्या? जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगा तो वह लॉ जो है संवैधानिक है या नहीं, इस पर जो है मतलब इस पर देख रेख कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिकल एक्टिविज्म कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जुडिकल एक्टिविज्म के अंतर्गत करता क्या है? वो दो काम करते। वो पहले तो वो प्रोसीजर चेक करते हैं, यह प्रोसीजर सही है भी या नहीं। जो लॉ बनाया गया है उस लॉ मतलब क्या, उस प्रोसीजर को अपनाया गया है या नहीं। और जब प्रोसीजर सही पाया जाता है तब यह देखा जाता है कि वह संवैधानिक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट दोनों ही चेक कर सकता, अच्छा यहां पर शामिल है कि चेक ही नहीं करना है, अगर गैर संवैधानिक हुआ तो उसे वह डाइल्यूट कर सकता है ना। तो यह जो सिस्टम कहलाता है इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होता क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का संबंध किससे, जुडिशियल एक्टिविज्म से, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ का प्रोसीजर प्लस उसका नेचर देखता है कि यह नेचर जो है संविधान के संगत है या असंगत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अधिकार हो प्रोसीजर चेक करने का, तो उसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बात को समझिएगा, यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जब प्रोसीजर भी चेक करे और क्या भी चेक करे, वह नेचर भी चेक करे, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस लॉ। पूरा फंडामेंटल राइट्स जो है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर बेस है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21 जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पर बेस्ड है। मतलब आर्टिकल 21 के संदर्भ में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का नेचर नहीं देखता, उस कानून का प्रोसीजर चेक करता, प्रोसीजर सही है तो है, ठीक है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आपके जीवन से वंचित कर सकता है। इसका मतलब ये था, सही, ठीक है। और सिंपल सी बात है, तो इसका संबंध किससे जुड़ जाता है, राइट टू लाइफ से, ठीक है। इसलिए हम अक्सर पढ़ते राइट टू लाइफ, मतलब क्या, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। और ये जीवन का अधिकार पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि आपका जीवन का अधिकार छीना भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और व्हाट, बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, not due process of law. All the fundamental rights are based on due process of law, but only one article, Article 21, are based on procedure established by law, right? अब देखा गया कि टाइम टू टाइम इसकी व्याख्या होती चली गई, ठीक है, जिसमें एक व्याख्या आता है एन नागराजन का, ठीक है। इसमें जो है साहब देखा गया कि जीवन जीने के अधिकार को जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया, ठीक है। राइट टू लाइफ का संदर्भ कहां तक, जीवन को, मतलब क्या, जीवन का जो इंपॉर्टेंस है वो जीवित होने तक ही सीमित रखा गया। लेकिन आगे चल करके मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में जो है इसमें कई डायमेंशन जोड़े गए और वह डायमेंशन जुड़ता चला गया सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वह है गरिमा। गरिमामय या गरिमापूर्ण। इसलिए हम आज इस लाइन को बोलते हैं गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। ये गरिमा जो शब्द है, ये शब्द जुड़ा कब से, मेनका गांधी केस से जुड़ा। आ रही बात समझ में, राइट टू लाइफ नॉट, मतलब अब के समय में नॉट ओनली राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी। अब सिंपल सी बात है, जिस भाग से आपकी लिबर्टी जा सकती है, लिबर्टी अगर जाएगी, इसका मतलब है कि आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। और इसी लिबर्टी के अंतर्गत जो है रखा गया किसको, राइट टू व्हाट, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का संबंध किससे है, आर्टिकल 21 के साथ, ठीक है। अरे बताओ, क्या लगता है आपको, राइट टू प्राइवेसी तक ही रह गया या फ्यूचर में और भी जुड़ सकता है? ये बताओ, घरेलू हिंसा, बताओ आने वाले दिन में घरेलू हिंसा भी किसमें ऐड हो सकता है? घरेलू हिंसा पर बनने वाला कानून का संदर्भ भी किससे हो सकता है? अगर घर में सास जो है अपने बहू को, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा चिल्ला ऐसा, बताओ वो बहू घर में डिग्निटी पूर्ण जीवन जी पा रही है या डिग्निटी समाप्त हो गया? तो उस सास के विरुद्ध रिट जारी हो सकता है ना। होता क्या, महिला पहले पढ़ी लिखी ही नहीं थी, उसके बाद महिला को समझाया गया उसके माँ के द्वारा ही,
व्हाट, तुम्हारी डोली तो यहां से उठी है, तुम्हारा अर्थी अब कहां से उठेगा। अब उसके मन में गुलामी रूपी टैबलेट डाल दिया गया है कि मुझे जाना है तो वहां गुलामी करना है। अब ऐसा, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। विमेन एम्पावरमेंट इतना आसानी से आने वाला नहीं है, ठीक है। और विमेन एम्पावरमेंट की कोई योजना ला करके आने वाला नहीं है। सबको फ्री में जॉब दीजिए, फिर देखिए मतलब महिलाओं का पावर, ठीक है। बिल्कुल, महिलाओं को फ्री में जॉब देखो, बिना जॉब का आने महिलाएं कमजोर क्यों पड़ती हैं? पैसा के कारण। वो पैसा के कारण ही उस बैल के सारा बात मानने में क्या है वो लगी रहती है। सोचो, देखो एक बात तो कटु सत्य है, आने वाला समय महिलाओं का है। चाहो तो आप इसको कहीं कॉपी पे लिख सकते हो। महिला, अच्छा यह भी बात को जानकर चलिए, आपके पास फिजिकल पावर ज्यादा है, ठीक है। बाकी जितना भी पावर है वो सारा पावर किसमें समाहित है? देखो, सबसे अगर कहा जाता है प्रोग्रेसिव रेस रहा हो तो वो था यहूदी। और पूरे विश्व में सबसे अधिक दबाया गया तो किसको है? यहूदी को है। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, दबाया भी उसी को जाता है। पुरुष को पता था एंशिएंट काल में ही, पोस्ट पैदा पीरियड तक आते आते पता चल गया ये महिलाएं जो है पावरफुल है। उसके बाद बंधन, तभी तो कहा जाता है हिंदू धर्म में बुराइयां आने लग गई, तभी तो आगे चलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या हो गए, इनकरेज कर गए। उसके बाद जो है हिंदू धर्म में महिलाओं का स्थिति ऐसा डाउन हुआ कि आज भी तक क्या है वो डाउन ही है। क्या सोचिए ना, पूरे भारत के इतिहास में अभी तक 2 ही महिला शासिका, एक रजिया सुल्तान और एक इंदिरा गांधी, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि पुरुषों ने कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को दबा करके रखने का प्रयास किया गया। तुम खुद में झांक लो ना, तुम्हारे पास एक फिजिकल पावर के पास कुछ नहीं है। महिलाएं आई, शाम को मोबाइल हुआ ऑफ, और तुम हो गए बेचैन। कहां गया पावर? तुम बार बार चेक कर रहे हो ऑनलाइन आई या नहीं आई। व्हाट नॉनसेंस। वो मजे से सो रही है, तुम जो है रात में जग करके ऑनलाइन चेक कर रहे हो। इससे बड़ा कमजोरी और कुछ हो नहीं सकता है। महिलाओं को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? महिलाएं ऐसा नहीं, दिल नहीं, ऐसा नहीं, तो इमोशनली पावर क्या है, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, खत्म। आज से रिलेशन द एंड तो द एंड, और तुम लग गया पीछे। अरे चापलूसो, तुम्हें पावर नहीं है। पावर तुम्हारे पास था ही नहीं, ये तुम्हें पता ही नहीं था कि ऑलरेडी तुम्हें पावर है ही नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसलिए आप लोग बलवान मत समझिए कि महिलाओं से मैं क्या हूं बलवान, ये तुम्हारा घमंड दिखा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो। अक्सर बॉयज जो है मुझसे बहुत नाखुश रहते हैं इसी कारण, लेकिन रियलिटी तो यही है, रियलिटी तो यही है, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को सबको देखा यार, रात में जगह पर काहे रे घूम रहे बालकोनी में। नहीं दोस्त, तुम नहीं समझोगे। अरे तुम क्या नहीं समझोगे, तुम समझो पहले खुद को। कितना पागलपन का दौर है, नहीं? और खासकर जब से ये फेसबुक व्हाट्सएप आ गया ना, तब से और कमजोर कर दिया किसको? पुरुषों को। और समय आने वाला है ना महिलाओं का, इसलिए पुरुषों का पतन और तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वो समय दूर नहीं, मतलब क्या, मुश्किल से 30 साल और 30 साल और बस। कैसे? देखिए, पीटी में आर्टिकल 21 के साथ अगर 2 लाइन अगर आप याद रख लेते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी ऑन द बेस ऑन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आपके जीवन से वंचित। देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एक तो क्या है, सिंपल टिक आउट, जो टिक मारने वाला होगा, ठीक है, उसका संबंध सिर्फ एक लाइन से होगा, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन सवाल आ जाए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना,
तो विचार करने में आपको यह लाइन सहायक होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आपका मौलिक अधिकार छीना या आर्टिकल 21 छीना जा सकता है। ठीक है, बाकी इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो क्या आपका मेंस का है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए मतलब क्लाउज किस में जोड़ा गया? 21 में। बाद में कब? 86वां संविधान संशोधन कब? 2002। अच्छा, 21 में ही क्यों जोड़ा गया? क्या आप देखिएगा, एक आर्टिकल है 45 और आर्टिकल 45 का संबंध किससे है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यह जो आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 21 का ए, यह कहीं आसमान से नहीं टपका है, यह डीपीएसपी का आर्टिकल 45 से इसको ट्रांसफर किया गया। कहां पर? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स में जोड़ने के पीछे और खासकर 21 में जोड़ने के पीछे लॉजिक क्या था? शिक्षा के बिना गरिमा नहीं आ सकती। ठीक है, शिक्षा के बिना लिबर्टी डिग्निटी आना क्या है? संभव नहीं है। इसलिए इसका संबंध किससे? आर्टिकल 21 से। ठीक है, इसमें है क्या? 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को, खैर बच्चा तो होता नहीं अब, 14 वर्ष का बच्चा है जी, हैं? वो 4 साल में वो देख पा रहा है मोबाइल का पूरा लॉक को खोल कर पूरा ठीक है, तो बच्चा है। अब 5G में ले रहा है पैदा, 5G 6G में। हम लोग समय कोई जी था ही नहीं। ठीक है, हम लोग वो जनरेशन है जो दोनों जनरेशन को देख पा रहे हैं बहुत क्या है, खुली आंखों से, डिबिया से लेकर के एलईडी तक। ठीक है, हाँ, मतलब डिबिया के बहुत दिन तो जीवन नहीं बीता मेरा। ठीक है, लेकिन वो जीवन जीने का मौका मिला कि कितना चैलेंज होता था उस समय पढ़ना। ठीक है, चल देखें हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसा शिक्षा? प्राथमिक, और वो कैसा? निःशुल्क एलिमेंट्री एजुकेशन, और वो भी कैसा? फ्री। इसी का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 से। ये जो बातें लिखी गई थी, ये बातें पहले कहां था? आर्टिकल 45 में। लेकिन आर्टिकल 45 में है, इसका मतलब वह संविधान में होने मात्र से लागू नहीं हो जाएगा, जब स्टेट चाहेगा तभी वो लागू हो पाएगा। मतलब है 2002 तक हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सके। फ्री एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही अब सीमित नहीं रहा है। देखिएगा, बिहार सरकार जो है कई प्रकार की योजनाएं ला चुका है, जैसे महिलाओं के लिए 10th पास कीजिए, स्कॉलरशिप, 12th पास कीजिए, फिर आपका क्या है बीए पास कीजिए, बीपीएससी का पीटी पास कर लीजिए 50,000 रुपया। कुछ महिलाओं तो इसलिए भी बीपीएससी का एग्जाम दे रही हैं कि काश 2 पीटी निकल गया तो एक स्कूटी का पैसा आ जाएगा। हाँ, रेलवे का मैंने अक्सर देखा, रेलवे एसएससी का तैयारी जो कर रहे थे वो 2 बार, उसे पता है मेंस तो निकलने वाला है नहीं, क्यों? लुसेंट बेस पर है। ठीक है, कम से कम 2 पीटी अगर मैं निकाल लिया तो कम से कम साल भर में स्कूटी का पैसा तो आ जाएगा। एक ही बार में 1 लाख एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं। जितनी बार है वो तो मतलब अब पता नहीं, मतलब मैंने डीप में नहीं गया, एक ही बार है। अफसोस आपके स्कूटी में 40,000 रुपया घट गया मिला करके ना। अरे महिलाओं को अब इतना सक्षम बना दिया। देखो, कुछ नीतीश कुमार को तुम भले कितना गाली दे दो, लेकिन महिलाओं को जो वो मतलब क्या, महिलाओं को आगे बढ़ाया भाई। महिलाएं इसका जो है क्या जीवन भर, हाँ गांव की महिलाएं अभी भी क्या है मुखियाइन बनल है, लेकिन वही बात क्या है, मम्मी भेजी है तो मेरी अर्थी अब यहां से ही निकलेगी और ये मेरा मालिक है वो। अरे पार्वती महादेव को बोलते थे मतलब क्या मालिक, तो मालिक थे भी ना, तुम्हारा मालिक नालायक
अरे मालिक बना जाता है, मालिक होता नहीं है। ठीक है, तुम महादेव बनो यार, उसके बाद तू उम्मीद रखो तो साथ तो मालिक बोले। तुम हो नलायक इंसान, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्या बोले, पति परमेश्वर, गधे। कैसी कैसी मतलब क्या डिस्टॉर्टेड माइंडेड लेकर बैठे पड़े। अब देखो यहां पर क्या है, तो आर्टिकल 21 का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 का ए का संबंध 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसा एजुकेशन, एलिमेंट्री और फ्री एजुकेशन। अच्छा बताओ ऐसा क्यों दिया गया होगा? फंडामेंटल राइट्स में क्यों होगा? आप इस एज तक नहीं समझ पाए शिक्षा का वैल्यू, छोटुआ समझेगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जाकर जोड़ा गया। सिर्फ मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट नहीं हुआ, मौलिक कर्तव्य में भी हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को क्या दिलवाए, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। इसलिए आपके पापा, आपके भैया, चाचा, फूफा जो है आपका टंगड़ी घींच करके कहां पर, स्कूल लेकर जाते थे। भले आप उस समय गाली दे रहे थे, लेकिन आज जा करके उनको जो है इज्जत की निगाहों से देखिएगा कि वो ना रहते तो आपका मौलिक अधिकार का क्या हो जाता, हनन हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, किस मामले में? अब देखिए यहां पर कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग एंड व्हाट, डिटेंशन। ठीक है, मतलब आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी व निरोध से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है आपको, प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग एंड डिटेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपको अरेस्ट ही ना किया जाए, क्या आपको जो है बंदी न बनाया जाए? तो साहब इसके लिए एक प्रोसीजर तैयार किया गया। प्रोसीजर ये है कि साहब पुलिस जो है आपको अरेस्ट तभी कर पाएगा जब आपके कृत्य का उसके पास वारंट हो। रुको 2 मिनट, पहले चाय पीने दो थोड़ा सा। क्या बोल रहे थे हम लोग, अरेस्टिंग एंड डिटेंशन। देखो अरेस्टिंग का क्या है, रूल बनाया गया, एक प्रोसीजर अपनाया गया कि आपको पुलिस अरेस्ट तभी कर पाएगा जब आपके कृत्य का उसके पास क्या हो, वारंट लेटर हो। मतलब जब पुलिस आपको पकड़ने आए तो आपका अधिकार है कि आप उसे क्या मांग रख सके, वारंट लेटर दिखाइए, देन आप उसको क्या दे, गिरफ्तारी दें। अब हुआ क्या है, हम पुलिस से जो है इतने डरने लग गए हैं, जैसे गांव में आया पुलिस दुबक भागे का डी पर। ठीक है, ये डर जो है पहले से थोपा गया आप पर, है ना। ये डर, ये क्यों डर है, ये इकोनॉमिक्स वाले सर अच्छे से बताएंगे आपको। अब देखिए आप, जब पुलिस गिरफ्तार करेगा तो 24 आवर तक या 24 आवर के जस्ट बाद जो है वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और इसमें जो है ट्रैवलिंग टाइम ऐड नहीं होगा। ये 4 चीजें क्या हैं, अरेस्टिंग का प्रोसीजर है। वारंट लेटर होना चाहिए, वारंट लेटर के आधार पर ही जो है आप उनको क्या दें, गिरफ्तारी दें। जब गिरफ्तारी देंगे तो 24 घंटा के भीतर वो आपको कहां पर पेश करेंगे, वो मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम जोड़ा नहीं जाता है। यही सबसे बड़ा क्लू होता है कि पुलिस अपना बदला निकाल लेता है ना। थाना है बगल में, पकड़ा कहां पर, बोर्डिंग रोड, और घुमा रहा कहां पर, 0 माइल, सिपारा, दानापुर, पूरा घुमा रहा है उसको। क्यों, ट्रैवलिंग टाइम ऐड नहीं होता है, उसे बाहर दम कूट देता है कौन, पुलिस। इसलिए कहा जाता है पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तो इससे अच्छा इस सिस्टम में घुस के रही है ना। अब का इसी बेस पर अरेस्टिंग हो सकता है, इसके बेस पर, इसके बिना अगर अरेस्टिंग होगा तो साहब उस पर क्या लग जाएगा,
हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस प्रोसीजर को चेक किया जाएगा। अगर आप अरेस्ट होते हैं तो इस प्रोसीजर को चेक किया जाएगा। कहीं भी लैक मिला तो साहब उस पर क्या लग जाएगा? हैबियस कॉर्पस। ये तो बात थी जब क्राइम होगा तब। कभी कभी जो है, या देश की लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कभी कभी शक के आधार पर भी जो है गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन के समय उस एरिया का चोर उचक्के जितने हैं सबको, है ना, और उस एरिया में जितना भी पिस्टल या गोली सबका क्या है? लाइसेंसी भी है, उसको सब जमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मौका ही ना मिले कि उस इलेक्शन को या उस इलेक्शन में समस्याएं वो बन सके। ठीक है, तो ऐसे कृत्य में समस्या ना बन सके, इसके लिए जो है पुलिस के पास एक अधिकार है कि वह आपको शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिटेंड करना, जिसे हम डिटेंशन कहते हैं। ऐसे केस में जो है पुलिस मैक्सिमम आपको 2 मंथ तक ही रख सकता है। पहले था 3 महीना, अब कितना है? 2 महीना। ठीक है, पुलिस के फेर अगर फेर में पड़ गए तो 59वां दिन निकालेगा और फिर मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा। मालूम चला जो कुछ दोस्त लोग हैं बेउर में, खास कर है, वो मुझे बताया कि ऐसा कांड होता है यहाँ पर। अरे बाप बेटा, मतलब तुम कभी संविधान पढ़े थे? इसका उल्टा काम यहाँ पे कर बोला। बिल्कुल उल्टा होता है। जो वहां पढ़ के आए, यहाँ ठीक उसका उल्टा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये बढ़िया है फिर। इसलिए पुलिस से पंगा, देखिए पुलिस से पंगा मतलब ये नहीं कि उसे आप, प्रोसीजर है, आप उसको पढ़िए, आप उससे डिमांड ही नहीं करते हैं। हाथ पकड़ा लगे सारने, गाड़ी पकड़ाया, चाबी निकाल लिया, आप मतलब आपका होश उड़ गया। चाबी निकालने का उसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बातें थी आपका आर्टिकल 22 का। ठीक है, तो हम लोग जो है इस प्रकार जो है क्या क्या पढ़ चुके? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब गाड़ी जो है स्पीड में दौड़ेगा, वो तीसरा अधिकार के रूप में। वो क्या आपका? शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां है? 23 और 24। सिंपल सी बात है, जहां जहां से होती है शोषण उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले बताओ शोषण होता किसका है? कमजोर। ठीक है, कमजोर का मतलब क्या? जो फिजिकल में क्या हो, फिजिकल पावर में क्या हो? कमजोर हो। फिजिकल पावर में कमजोर कौन है? चाइल्ड, विमेन, नहीं, उसके बाद जो क्या है? बीमार लोग हैं, हाँ, डिसेबल बोल सकते हैं हम, है नहीं? इनका शोषण हो सकता है। देखो यही अंतर है। अभी तक आप जो लैंग्वेज है आए, पढ़े, आगे निकल गए। आप कभी सोचने बैठे नहीं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके संदर्भ में हो सकता है। ठीक है, अब बताओ इनका जो है शोषण कैसे कैसे हो सकता है? पहली बात है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, बच्चों को बेच दिया जाना। मतलब पहले से क्या था? एक व्यापार के रूप में ट्रेंड करता था, बच्चों को बेच देना, महिलाओं को बेच देना, साथ ही साथ किसी व्यक्ति को पकड़ के अंधा बना के उसको बेच दिया जाता था। किस लिए? भिखारी के रूप में काम करेगा, भीख मांग के लाएगा, फिर उसका क्या होगा? इनकम होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? शोषण ही तो है। कोई अगर आपको खरीद कर लेकर जा रहा है तो वह आर्टिकल 21 को देख रहा होगा या अपना पैसा देख रहा होगा? वह आर्टिकल 21 लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, वो भी कैसा? गरिमा में? नहीं, वो तो अपना पैसा पूरा करेगा, जितना में खरीदा है उस प्रकार का वो काम
लेगा ही लेगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, शोषण बढ़ने लग जाएगा, डिग्निटी समाप्त हो जाएगी, लिबर्टी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान पर विश्वास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम आज़ाद तो हो गए थे बहुत पहले, लेकिन हम आज भी क्या रह जाएंगे, गुलाम रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है महिलाएं आज भी क्या है, गुलाम है, सामाजिक बंधनों में पड़ करके। ठीक है, इसलिए आवश्यक क्या है, महिलाओं को अब ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक है, देखो एक चीज जो है महिलाओं को हमेशा किया कमजोर, वो क्या है, इमोशनल। ठीक है, इमोशन किसके प्रति, समाज के प्रति। जिस दिन महिलाएं इस इमोशन को क्रश कर देगी, उस दिन साहब सबसे पहले रॉ में खड़ी कौन मिलेगी, महिलाएं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि महिलाओं को खुश करने के लिए बात बोली जा रही है। ठीक है, इस पर जितने भी शोध हुए हैं उस सभी शोध का आप रिपोर्ट पढ़िए। ठीक है, सभी शोध का जो है आप उस पर रिपोर्ट पढ़िए साहब, सबका एक ही रिजल्ट है, महिलाओं की वीकनेस की वजह एक है कि उसे मतलब क्या हुआ, इमोशनली समाज के बंधनों में कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे पापा का टोपी कैसे उतर मतलब गिर न जाए, अरे तुम्हारा पापा ही खत्म है तो गिरने दो ना। ठीक है, अगर वो इतना लायक ही होता तो ना तुम्हें बंधन में बांध के रखता, ना वो अपना टोपी भी संभालता और तुम्हें भी आजादी हो। आप सिंपल समझिए, जो गाय जितना बांध के रखिएगा, अगर वो गाय खुला तो वो पूरा 10 गांव नाचता है, लेकिन जो गाय भर दिन खुला हुआ वो खा करके फिर वापस। ये जीवन है, स्वतंत्रता। जीवन में स्वतंत्रता बहुत क्या है, आवश्यक है। चल दे किधर। अब कहा जा इसका शोषण और कैसे हो सकता है साहब, इस पर हम बल के आधार पर काम ले सकते हैं, बच्चों से, महिलाओं से, और जो क्या है डिसेबल है नहीं, मतलब अच्छा बल के आधार पर जो हम काम लेते हैं, तो बल के आधार पर काम लेने में यह भी शामिल है कि जो उचित वेज है वो उचित वेज ना दिया जाए, तो वह भी अपने आप में क्या है, बल के आधार पर लिया गया एक काम ही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स लेबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये महिलाओं बच्चों को साहब हैवी इंडस्ट्रीज में भी लगा करके जो है इसका शोषण किया जा सकता है। हैवी इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, जहां जान माल की क्या हो, क्षति हो सके, जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब आपका क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज में ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से बचाने के लिए 2 आर्टिकल की रचना की गई है। वो आर्टिकल आपका क्या है, 23 और 24 है। अगर बात किया जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड व्हाट, फोर्स लेबर का संबंध किससे है, आर्टिकल 23 से। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 23 का क्या लैंग्वेज है, मानव का दुर्व्यापार व बलात्कार से निषेध, है ना, निषेध। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर से बचाता है कौन, आपका आर्टिकल 23। उसके बाद आपका क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहां नहीं लगाया जा सकता है, कल कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए आप एक लाइन यूज कीजिए, हैवी इंडस्ट्रीज में नहीं लगाया जा सकता है, हैवी इंडस्ट्रीज में लगाया नहीं जा सकता है। क्लियर। तो इस प्रकार जो है आपका आर्टिकल 23 और 24 समाप्त हुआ। चले आगे हम लोग, चलें। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अभी तो बस झलकियां दिख रही हैं आपको। अगला क्या है आपका, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 25 से लेकर के 28। ठीक है,
अगर आर्टिकल 28 आप पहले से पढ़ करके समझे होते तो पूरे इस स्कूल में आपका शोषण ना हुआ होता। ठीक है, जैसे आर्टिकल 28 में क्या लिखा गया है, किसी भी रिलीजियस अफेयर में आपकी उपस्थिति होने की क्या है, स्वतंत्रता। और प्रार्थना एक क्या था, रिलीजियस अफेयर ही तो है। ठीक है, और आपको जबरदस्ती लगाया गया कहाँ पर, लाइन में, और आप जो है कुंठित भाव से पूरे जीवन प्रार्थना। देखो आप लोग तो किए होंगे बहुत दिल से, मैंने अपने जीवन में आज तक प्रार्थना नहीं किया है। ठीक है, और जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था 10th में, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, मुझे लगता है कि मुझे पाप चढ़ गया है। ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चला कि कुछ ऐसा पाप नहीं होता है, हमारे संविधान में पहले से अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो शोषण तो हुआ है आप लोगों का जबरदस्त, सबका हुआ है, बस अंतर ये है कि मैं फ्रीली बोल पाता हूँ, आप लोग जो है बोल नहीं पाते हैं, इज्जत बचाने के लिए जो है नहीं। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता में पहली बात तो ये शामिल है साहब कि आप कोई भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन को आप क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एडॉप्ट करेंगे तो साथ साथ हम इसका क्या भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मतलब जो धर्म हम अपना रहे हैं उस धर्म के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फलना पहन के निकल गया हरा वस्त्र, हे यू इडियट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसकी जो इच्छा है उस धर्म के अनुसार वह बिल्कुल पहन सकता है और प्रचार कर सकता है। कोई इसमें जैसे आपका क्या है, एक पंजाबी लोग कृपान धारण करते हैं, क्योंकि सिख धर्म का एक क्या है, यह उपबंध है कि जो भी सिखिज्म को अपनाएगा वो अपने साथ एक कृपान धारण करेगा। ठीक है, वह किस आर्टिकल की सहायता से, आर्टिकल 25 की सहायता से। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रबंधन, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का क्या है, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का मतलब प्रबंधन करने का क्या है, प्रबंधन का अधिकार। प्रबंधन करने का अधिकार उसी धर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि मस्जिद में जो है बाबा बैठने लग जाएं और जो है मंदिर में मौलवी आकर के, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ राइट टू मतलब क्या है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर, आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना है बट उसी रिलीजन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि उस रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वह पैसा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, शिक्षण संस्थान के किसमें, रिलीजियस अफेयर में उपस्थित होने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28 तक यही है आपकी पूरी भावना धार्मिक स्वतंत्रता का। ठीक है, पहली बातें क्या है, कोई भी धर्म को अडॉप्ट कीजिए और क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, नो मैटर कि आप कौन सा धर्म को अपना रहे हैं। साथ साथ अगला पॉइंट क्या था कि जो रिलीजन आपने अपनाया है उसका अफेयर्स भी उसी रिलीजन के उपबंध के अनुसार होगा। उसके बाद क्या है, प्रचार प्रसार इसका क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। जो पैसा लग रहा है वो पैसा आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई अगर सेलिब्रिटीज अगर कोई बहुत बड़ा दान कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर रहा है। हो सकता है ना, हो सकता है या ऐसा ही होता है। हम लोग कितने नासमझ है ना, क्या समझते, वाह कितना धार्मिक लोग हैं। ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और चल रहा है मैटर, जो हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। हम समझते हैं अक्षय कुमार इतना दान किया, ओ माय गॉड,
हिंदू है भाई, लगा दिए फोटो के साथ फेसबुक पर, हिंदू महाधर्म। एक तो ये लोग इतने नालायक होते हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी पे लिखवा रहा है ब्राह्मण, यादव, राव, गुज्जर। अबे कमबख्तो, अगर तुम वो होते तो तुम गाड़ी पर लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब हमारा युवा कहाँ जा रहा है। नहीं, चल छोड़, आगे देखा। मेरा मन होता है कभी कभी कि पढ़ाना छोड़ करके ये सब रिफॉर्म पे बात करने लग जाऊं। क्यों? रिफॉर्मेशन आ जाएगा, बच्चे खुद पढ़ने लग जाएंगे, उसे सत्य पता ही नहीं है। जैसे एक बात है जो आपको हमेशा लगती है कि आज मजा नहीं लिया, अगर आज शादी में नहीं गया और नहीं डांस किया तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर आप बूढ़े एज से नहीं मन से हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग भी ये सोचते थे कि आज मौका है, पढ़ कर लेंगे, क्यों एज ढल जाएगी फिर वो चीज आ नहीं पाएगी। आज भी मैं वही सोच रहा हूं। इसका मतलब उस समय गलत सोच रहे थे। अगर उस समय पढ़ लिए होते तो ना पढ़ते, यहां तक तो आते नहीं। कुछ फंडामेंटल कमी थी जो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो मिसमैनेज हुआ होगा ना। इस मिसमैनेज में पूरा युवा बर्बाद है। उसके बाद देखो क्या है, शिक्षा व सांस्कृतिक स्वतंत्रता है ना जी, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां आया? 29 और 30। पिछले 8 साल से बस यही बात है, शिक्षा संस्कृति। तो जिंदगी कितना बोर हो चुका है। शिक्षक का जिंदगी सबसे इस दुनिया में सबसे बोर इंसान कौन है? शिक्षक। क्यों? वो पूरी जीवन एक ही चीज पढ़ा रहा है, बार बार वही आर्टिकल 29, 30, 29, वो पढ़ा के बोर हो चुका है। मैं नहीं, बाकी हम भी होते हैं बोर। और ये बताओ, एक बात तो समझने वाली बात ये है कि साहब ये अधिकार सभी के लिए नहीं है। ये अधिकार सभी के लिए नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए है। अच्छा बताओ, ये अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों दिया गया होगा? सिंपल सी बात है, बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक का जो है शोषण तो करेगा साहब, ठीक है। तो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से बचाने के लिए आर्टिकल 29 और 30 लाया गया। अच्छा, कितने स्तर पर? 2 स्तर पर, ठीक है। सांस्कृतिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। कल्चर का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े तो हिंदी है ना, उसका संस्कृति। आप लोग कभी पढ़े कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? कल्चर लॉन्ग टर्म पे चलता है। ठीक है, कल्चर जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे रहन सहन, बोलचाल, ठीक है। हो सकता है मान लिया जाए कि अगर पूरा पटना वासी हैं आप लोग, कोई टीचर आ जाए भोजपुरी तो आप दबाव डाल सकते हैं, हे यो मुझे मगही में पढ़ाओ। ये बताओ, वो जो भोजपुरी आज तक बोलता आया है, अगर वो मगही बोलना शुरू किया तो आपको लगता है वो दिल से पढ़ाएगा? वो कुंठित भाव से पढ़ा रहा होगा। इसका मतलब किसी के कल्चर पर अगर आप अटैक करते हैं तो साहब उसकी लिबर्टी है या समाप्त हो गई? नहीं। रहन सहन का मतलब क्या? अगर वो धोती पहनने, मान लिया जाए कि अगर वो जिस कल्चर से आ रहा है वहां पर कल्चर धोती कुर्ता, आप बोले हे यू जींस पहनो, जींस है ना, डेनिम पहना करो। बताओ वो कितना खुशी से जींस को पहन रहा होगा। आप अपने फादर को बोले पापा आप जींस पहनिए, कूटे जाओगे घर में, ठीक है। क्यों? उनका वो कल्चर बन चुका है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए धोती पहना, तो आप उस कल्चर में पैदा मतलब क्या पल रहे हैं जहां पर जींस की क्या है, वैल्यूएबल ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्पसंख्यक का शोषण हो सकता था, इसके लिए जो मतलब क्या, इसको बचाने के लिए जो है यह अधिकार लाया गया। किस स्तर पर? सांस्कृतिक और शिक्षा के स्तर पर।
ठीक है। तो आर्टिकल 29 का संबंध किससे है? शिक्षा व संस्कृति। आर्टिकल 29 का संबंध किससे? कल्चरल। और दूसरा क्या है? 30 में किसकी चर्चा है? शिक्षा। शिक्षा का क्या मतलब? मतलब वो अपनी पर्टिकुलर व पर्सनल एजुकेशन को आगे बढ़ा सकता है, माइनॉरिटी, ठीक है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये आपका क्या है? माइनॉरिटी का ही तो क्या है वो कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी। जामिया इस्लामिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार के वो अपने शिक्षण संस्थान को क्या कर सकते हैं? वह इस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका उनके पास क्या है? पूरा राइट्स है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, 31 तो है नहीं, ठीक है। अब आखिरी अधिकार है वो आपका क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। अभी तक जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे थे कि जो जीवन को एक नया आयाम दे रहा था, अगर स्टेट ना दे तब नहीं, फिर आपका सारा सपना टूट जाएगा। कि जो आपने सपना देखा रात को कि आप मस्त गाड़ी में बैठे हुए हैं, आगे पूरा डीएम मतलब क्या पुलिस विश लगा हुआ है, अगर यह सच साबित ना हो तो वह सपना टूटने के बाद उठने का बहुत दर्द होता है। काश मैं उठता ही नहीं, काश मैं इस सपना में सोया ही रह जाता, ठीक है। तो यही संदर्भ किसका है? आर्टिकल 32 का। अगर उसको मूर्त रूप न दिया जाता, किसको? जो ऊपर का 5 अधिकार है, तो बाकी सभी सपना क्या हो जाता? बेकार हो जाता। सपना को मूर्त रूप देने के लिए कौन सा आर्टिकल लाया गया? आर्टिकल 32। इसलिए आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया है अंबेडकर जी के द्वारा? संविधान की क्या है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 के तहत किसके लिए दरवाजा खोला गया है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया, ठीक है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा क्यों? रक्षक है, यस। हमारे संविधान का रक्षक कौन है? एक बार यूपीएससी में सवाल पूछ लिया, कैसे? जैसे भारत, हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। उसी प्रकार जो है संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। हम लोग यूपीएससी को बहुत आसानी से गाली दे देते हैं, ठीक है, कि सिलेबस से बाहर पूछ लिया सवाल, क्या से क्या पूछता रहता है। आप क्या से क्या पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। आप वही पढ़ते हैं जो किसी संकीर्ण लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैंने देखा कई टीचर ऐसे टीचर बने हुए हैं अपने जो जीवन में पीटी तक नहीं निकाल पाए, पीटी तक, ठीक है। जरा सोचिए कि उसके बाद उनका क्या होगा, ठीक है। चल देख इधर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उपचार करते हैं? रीट जारी करके। क्या करके? रीट। रीट का क्या मतलब होता है? क्या आपके घर में रीट जारी होता है या नहीं होता है? मम्मी पापा जारी करते हैं। अलग अलग कांड पर अलग अलग प्रकार की जो है क्या मिलती है, ठीक है। वो रीट ही तो था। रीट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का डांट ही तो है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला है हाबेस कॉर्पस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद क्या? मैंडेमस। मैंडेमस का हिंदी परमादेश, परम आदेश। इसको हम पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं? परमादेश। उसके बाद प्रोविजन मतलब क्या? प्रतिषेध।
उसके बाद है सर्टियोरेडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। और एक है कोरांटो, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा नहीं, परीक्षा। ये 5 प्रकार का रीट होता है। सवाल इससे बन सकता है निम्नलिखित में से कौन एक रीट का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये 5 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेडी एंड कोरांटो। मतलब क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड अधिकार परीक्षा। तो पहला आपका सवाल यहां से आने की गुंजाइश है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक रीट का प्रकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारे संविधान में रीट जारी करने की शक्ति किसको किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मौलिक अधिकार के अंतर्गत रीट जारी कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बोला जाए तब, ठीक है, क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार में तो हाई कोर्ट की चर्चा तो है नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां 32 तो हाई कोर्ट 226, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन फंडामेंटल राइट्स बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स बोथ पे करता है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या, इसको हिंदी में कहते हैं खुद को पाना, टू गेट योरसेल्फ। ठीक है, खुद को पाना मतलब, खुद को पाने का मतलब क्या है, या तो आप कुछ खो गए होंगे, कैसे, या तो गवर्नमेंट के द्वारा बंदी बनाए गए होंगे या किसी के तहत बंधुआ मजदूर बनाए गए होंगे, आया ना। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो है केस हो सकता है। और सिंपल सी बात है, जो खुद खो चुका है वो कैसे केस कर पाएगा। ठीक है, तो साहब बंदी प्रत्यक्षीकरण में ऐसा नियम है कि या तो वो व्यक्ति खुद सक्षम है तब, या उसके कोई अभिभावक या उसके कोई जानने वाले सुप्रीम कोर्ट में सूचित ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है परम आदेश, जब कोई आपका काम क्या पड़ जाए, लंबित। ठीक है, काम आपका लंबित होना भी कहीं ना कहीं आपका मौलिक अधिकार का क्या है, हनन। ठीक है, आप देखिएगा पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए वीडियो के ऑफिस का चक्कर लगाते थे लोग, नया चप्पल खरीदते थे, वो चप्पल घिस जाती थी। ठीक है, आज वीडियो साहब नहीं आएंगे। ठीक है, शाम तक वेट किए, माम चला आज वीडियो साहब गायब है, सीओ साहब आज गायब है। लेकिन अब क्या हो गया है, अगर आप अप्लाई करते एक निश्चित समय के बाद सीओ साहब वीडियो साहब को काम करके क्या होता है, देना होता है। तो आपका काम लंबित ना हो, आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसके लिए कौन सा आदेश है, परमादेश, परम आदेश। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब साफ है, रोकना। किसको रोकना साहब, दो रीट है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों जुडिकल रीट हैं। ये दोनों जो है जुडिशरी के संदर्भ में क्या होते हैं, लागू होते हैं। किसके लिए, लोअर कोर्ट के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जारी करे तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, और हाई कोर्ट जारी करे तो ओनली लोअर कोर्ट। एक बार काम करने से रोकता है, अगर मान लिया जाए हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जाके काम करने लग जाता है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है। मान लिया जाए रुका ना, बाद में पता चले, जब रिजल्ट आ जाए तब पता चले, निर्णय आने के बाद पता चले, तब जाके साहब कौन सा रीट जारी होता है, सर्टियोरेडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद पर आसीन हो जाता है तो वैसे व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वह पूछ सकता है कि किस हैसियत से आप इस पोस्ट पर बैठे हैं, और उसको पुनः जो है अपना शर्त या अपना जो है योग्यता दिखानी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है, तब